ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे मीन्स रॉन्ग एंट्री या रॉन्ग एग्जिट? तो ट्रेडर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रॉन्ग एग्जिट। हम जो ट्रेड लेते हैं वो सही है या गलत हमें नहीं पता, तो मार्केट को ही पता है ये सही है या गलत है। ऑप्शन चेन को आपने विजुअलाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, सो ये आइडियाज आपको कैसी आई? ऑप्शन चेन का डेटा जो चेंज होता है हर 3 मिनट में, ओके तो उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं चार्ट के ऊपर, ओके तो लोगों को तो चार्ट दिखता ही है, ट्रेंड लाइन दिखता ही है, RSI तो दिखता ही है, यस लेकिन उसके साथ अगर ऑप्शन चेन का डेटा अगर मिल जाए तो वो डबल कॉन्फर्मेशन की तरह काम करेंगे। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा लॉस कब होता है ट्रेडर को? लॉस दोनों सिनेरियो में होता है। हाँ चॉपी मार्केट में भी होता है, आई मीन रेंज बाउंड्री में होता है, और ट्रेंडिंग मार्केट में भी होता है। Okay. ट्रेंडिंग मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, एक वन साइड मूवमेंट होता है, तभी भी लॉस होता है। जो ट्रेडिंग है अभी, ये सच में डिफिकल्ट है या लोगों ने अननेसेसरी उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है? नहीं, ट्रेडिंग एक्चुअली मेरा मानना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्रेडिंग्स माइंड्स बाय एलएस ब्लू। सो आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम ट्रेडर कहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि कौन से ट्रेड होल्ड करना चाहिए और कौन सा ट्रेड एग्जिट करना चाहिए। उस चीज़ को हम डीपली समझने के लिए आज हमारे साथ में है मिस्टर सुब्रत जी। वेलकम टू द शो। सो आज हम उनसे बात करेंगे कि ये चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। थैंक यू काजल जी फॉर इनवाइटिंग मी टू द पॉडकास्ट, और आई होप कि ये पॉडकास्ट सभी को अच्छा लगे। और यस, आप कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं एक बेसिक सवाल से। सो आपके एक्सपीरियंस में ट्रेडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे मीन्स रॉन्ग एंट्री या रॉन्ग एग्जिट? तो ट्रेडर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रॉन्ग एग्जिट, क्योंकि हम जो ट्रेड लेते हैं वो सही है या गलत हमें नहीं पता। और जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो मार्केट को ही पता है ये सही है या गलत है। तो ट्रेड लेने के बाद वो राइट टाइम पे एग्जिट ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो लॉस में जाता है तो हमें सही टाइम पे वो लॉस को काटना है, और अगर वो प्रॉफिट में जाता है तो हमें उसको होल्ड करना है। तो ये मैथ अगर उल्टा हो गया तो वो प्रॉफिट और लॉस का वो जो गेम ही चेंज हो जाता है। सो ये एग्जिट ही डिफाइन करता है आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो या फिर लॉस मेकिंग ट्रेडर हो। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्टिंग। मीन सबसे ज्यादा ट्रेडर तो एंट्री पे फोकस ज्यादा करते हैं। करेक्ट। हाँ, तो ऑलमोस्ट हर एक ट्रेडर का एक चीज करते हैं, प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट होते हैं और लॉस में वो होल्ड करके रखते हैं। ये उनका बहुत मीन्स साइकोलॉजिकल पार्ट है या क्या? नहीं, ये एक्चुअली उनके पास्ट एक्सपीरियंस से आता है। जब वो एक ट्रेडर एक्चुअली बहुत लॉस देख चुका होता है, तो जब वो छोटा सा प्रॉफिट देखता है वो घबरा के डर के मारे बंद कर देता है वो ट्रेड। क्यों बंद करता है? उसको ये डर है कि कहीं वो ट्रेड रिवर्स होके लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, जैसे यस्टरडे या फिर लास्ट एक्सपीरियंस जो वो लेके आता है। तो वो जल्दी क्लोज कर देता है वो ट्रेड। और लेकिन वो जो एक लॉस मेकिंग ट्रेड जो होता है, तो वो लॉस को वो होल्ड करता है। जब वो लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो उसमें एक नया होप क्रिएट होता है कि अभी प्राइस सपोर्ट पे है, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा और होल्ड करता है, लॉस थोड़ा और बढ़ता है। उसके बाद उसे और एक होप दिखाई देता है कि अभी RSI ओवरसोल्ड है, अभी तो रिवर्स हो जाएगा, मेरे फेवर में जाएगा। और थोड़ा होल्ड करता है, और थोड़ा लॉस बढ़ता है। लेकिन उसके बाद उसको डाइवर्जेंस दिखेगा, और डाइवर्जेंस, ट्रिपल डाइवर्जेंस, डबल डाइवर्जेंस, वो सब दिखना चालू हो जाएगा। तो वो और थोड़ा होल्ड करता है। वो होल्ड करते करते वो कैपिटल का, उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसका 60-70% वाइप आउट हो जाता है। उसके बाद वो मिरेकल पर आ जाता है। उसको फील आता है कि लास्ट मंथ ऐसा हुआ था, इसके बाद मार्केट ने 1000 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हो गया था या फिर ऊपर चला गया था। वो मिरेकल एक्सपेक्ट करता है, और इसी को इमोशनल इम्बैलेंस कहते हैं, और यही इमोशनल इम्बैलेंस को हम लोग ट्रैप बोलते हैं। यस, मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक साइकोलॉजिक गेम है। ट्रेडर को फर्स्ट ऑफ ऑल अपना माइंडसेट चेंज करना है, फिर ही स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी है आपके हिसाब से। एग्जैक्टली। ओके, सो रिटेल ट्रेडर चार्ट्स देखते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं, फिर भी वो गलतियां करते हैं। तो आपके हिसाब से गैप कहाँ पे है ये? तो जो रिटेलर फॉर एग्जांपल आते हैं, जो ट्रेडर
इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं वो सबसे पहले चार्ट देखना चालू करते हैं। Correct. जो उनको पढ़ाया जाता है वो चार्ट ही पढ़ाया जाता है। Correct. और कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड्स, बहुत सारे टेक्निकल चीजें उनको पढ़ाया जाता है। और मेरा ये मानना है कि जो 99% लोग करते हैं वो कभी काम नहीं करेगा। Okay. तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज मिस कर जाते हैं जो कि है ऑप्शन चेन। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में बहुत सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, आई मीन इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर, बहुत सारे चीजें छुपा हुआ होता है। तो सही टाइम पर एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, Correct. कौन से ट्रेड को होल्ड करना है, कौन से ट्रेड को स्टॉप लॉस लेके निकलना है, वो राज छुपा है ऑप्शन चेन में। करेक्ट, यस। जैसे कि माना जाता है ऑप्शन चेन मनी फुटप्रिंट है। करेक्ट, ये स्मार्ट बात मनी का फुटप्रिंट्स है। सही है? यस, सही है। ओके। क्योंकि मैं उसको स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट्स क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जो ऑप्शन चेन है वो ऑप्शन सेलर्स का डेटा है, जो कि जिसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, और वही मार्केट को चलाते हैं। ओके, राइट। और उनके जो पोजीशंस होते हैं वहां पर छुपा हुआ होता है। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ऑप्शन चेन हर 3 मिनट के बाद चेंज होता है। करेक्ट, ठीक है, यस। तो वो चेंजेस को एनालाइज करके आप पता कर सकते हो कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स कहाँ पर हैं वो। ओके, ठीक है, यस। तो दैट इज द रीजन मैं उसको बोलता हूँ स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स। ओह, ओके। तो भी नॉर्मल रिटेलर उसको मींस डिफिकल्ट समझ के अवॉइड करते हैं। या सो दैट वाज द रीजन एक्चुअली हम लोग ऑप्शन चेन को अवॉइड करते हैं। आई मीन रिटेलर्स अवॉइड करता है ऑप्शन चेन को, क्योंकि जब हम वो ऑप्शन चेन का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स सा टेबल हमें याद आता है। ठीक है, yes. और वो इतना कॉम्प्लेक्स है, वो नंबर जब मैंने पर्सनली जब मैंने देखना चालू किया तो इतना मुझे कॉम्प्लेक्स लगा। तो वो नंबर पढ़ के, वो उसको समझ के, उसको चार्ट के साथ मिला के ट्रेड लेने में टाइम चला जाता है। ओके, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है आप वो टेबल देखकर अगर करोगे तो। कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, वो सिर्फ नॉर्मल पाई चार्ट और आई मीन बार चार्ट दिखा देते हैं। करेक्ट। और वो भी उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। करेक्ट, ठीक है, तो लोग सिंप्लीफाई करने के लिए जाते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। राइट, ठीक है, और हम ओआईजीनी के साथ मैंने ओआईजीनी इसलिए बनाया क्योंकि मुझे वो ऑप्शन चेन को सिंप्लीफाई करना था। ओके, लोगों को सिंपल सोल्यूशन में मुझे देना था। ओके, मुझे कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं चाहिए। मुझे चाहिए लोगों को एक चीज देना जो कि सिंपल हो और इफेक्टिव हो, और एक ही ग्लांस पे लोगों को पता चले कि हाँ, यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर कुछ बाइंग एक्टिविटी हो रही है और यहाँ पर कोई सेलर बैठा है। करेक्ट। एंड जैसे कि अभी ऑप्शन चेन को आपने विजुअलाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, सो ये आइडियाज आपको कैसी आई? मीन्स आपको लगता होगा कि हाँ, रिटेलर अवॉइड करते ये चीज़ों को, ऑप्शन चेन डिफिकल्ट समझते, तो ये आइडिया कहाँ से आई? मीन्स स्टार्ट कैसे हुआ ये जर्नी? तो स्टार्ट हुआ, आई मीन पहले मैंने जब स्टार्ट किया था, ऑप्शन चेन पढ़ना चालू किया, तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा। ओके, तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो मैंने सॉल्व करने के लिए पहले मैं अटेम्प्ट मैंने किया। तो उसको मुझे ऑप्शन चेन का जो डेटा है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि टेबल जैसा दिखता है, तो उसको मैंने सोचा कि अगर चार्ट के ऊपर उसका जो मीनिंग निकलता है, ऑप्शन चेन का डेटा जो चेंज होता है हर 3 मिनट में, तो उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ चार्ट के ऊपर, तो लोगों को तो चार्ट दिखता ही है, ट्रेंड लाइन दिखता ही है, RSI तो दिखता ही है, लेकिन उसके साथ अगर ऑप्शन चेन का डेटा अगर मिल जाए तो वो डबल कॉन्फर्मेशन की तरह काम करेंगे। ठीक है, सो दैट वाज द रीजन। ट्रेड का अगर हम चार्ट के साथ ऑप्शन चेन को मिलाते हैं तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये नहीं है कि 100% एक्यूरेट है, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाता है वो। ओके, मींस जो आपने बोला, आपने जो डेवलप किया ये एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, सो ये ओआईजीनी डायरेक्टली बाय सेल सिग्नल्स देता है या फिर आइडियाज या फिर एक सजेशन टूल है? नहीं, ये ब्लाइंड बाय सेल टिप या फिर बाय सेल सिग्नल्स नहीं देता है। ये एक डिसीजन फ्रेमवर्क है जो कि आपके डिसीजन को इम्प्रूव करता है। तो एग्जैक्टली ये करता क्या है मैं आपको स्क्रीन पे आके समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत ग्लिम्स आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक
ब्रेकआउट, एक ट्रेडर ब्रेकआउट दिखता है, ठीक है, तो प्राइस ऐसे करके ब्रेकआउट दे दिया। तो आपको पता है कि मैक्सिमम ब्रेकआउट्स 50% ब्रेकआउट फेक होते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा ब्रेकआउट सही है, कौन सा ब्रेकआउट फेक आउट है, वो ऊपर जा नहीं सकता, वो ऑप्शन चेन में छुपा है। और उसको हम विजुअली यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन सेलर, आई मीन एक सेलर बैठा है, एक बेयर बैठा है, ये ब्रेकआउट सही नहीं है, ठीक है, वो नीचे आ जाएगा। सो काजल जी, अभी स्क्रीन पे आते हैं। स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल्स के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रैप होता है मार्केट से और वो कंफ्यूजन क्यों आता है, ठीक है। तो ये निफ्टी का चार्ट है, दो अलग अलग डेट्स, दो एक्सपायरी डेट्स, सिमिलर प्राइस एक्शन। अगर आप देखोगे नीचे वाला एग्जांपल, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था लेकिन एंड ऑफ द डे 130 के आसपास वो एकदम से ब्रेकआउट देकर ऊपर चला गया। तो इस दिन 2 रुपए का प्रीमियम, आई थिंक 1 रुपए का प्रीमियम चला गया था, 140 तक चला गया था। और ऊपर वाला जो एग्जांपल है, सिमिलर प्राइस एक्शन, और एंड तक 330 तक तो वो एक ही जगह फंसा रह गया, ठीक है, वो कंसोलिडेशन में पूरा दिन उसका खत्म हो गया। सो जिसने भी, जो भी रिटेल ट्रेडर नीचे वाला प्राइस एक्शन को कभी भी देखा होगा, चाहे वो ऑप्शन बायर होगा, तो कभी वो ऊपर वाला दिन कभी वो एग्जिट नहीं करेगा। वो उसको हर एक कुछ भी बड़ा कैंडल वो बन जाता है तो उसको लगेगा शायद ब्रेकआउट आ गया अभी, तो वो एंड ऑफ द डे पूरा होल्ड करके बैठा रहेगा, क्योंकि सभी को ये लगता है कि जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट। लेकिन वैसा है नहीं है, वैसा होता नहीं है। ये मार्केट का जो डायनेमिक्स होता है ये टाइम टू टाइम चेंज होता है डेटा के हिसाब से। और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया कि क्यों लोग ट्रैप हो जाते हैं और क्यों कभी एक छोटा सा मूव लेकर वो निकल जाते हैं। अभी देखते हैं और एक एग्जाम्पल के साथ फेक ब्रेकआउट का, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल प्राइस एक्शन वाले क्या सोचेंगे यहाँ पर कि प्राइस ने नीचे आकर डे लो का लिक्विडिटी लेकर ऊपर चला गया, ठीक है। तो दुनिया का हर कोई पैनलिस्ट, जर्नलिस्ट और एनालिस्ट, सो वो सोचेंगे कि अभी प्राइस ब्रेकआउट हो गया है, अभी ऊपर ही जाएगा, लेकिन जैसे ही वो ट्रेड लेंगे तो प्राइस नीचे चला आता है। तो जिसने भी यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड लिया होगा वो सोचेगा कि शायद मैं यहाँ पर प्रॉफिट मुझे बुक करना चाहिए था, ठीक है। वो 10-20 पॉइंट लेकर वो रिग्रेट में पूरा दिन बिताएगा, सोचेगा कि मुझे 10 पॉइंट लेकर या फिर 20 पॉइंट लेकर निकल जाना था, ठीक है। और एंड ऑफ द डे वो लॉस में जाता है। और जब वो सिमिलर सिचुएशन आता है और एक ब्रेकआउट होता है, तभी वो सोचेगा कि अगले दिन ये जो दिन था, तो ये वाले दिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया था तो प्राइस रिवर्स हो गया था, और अगर आज बुक नहीं करूंगा तो शायद रिवर्स हो जाएगा। ये सोच के तो ये वाला दिन वो 20-30 पॉइंट लेकर निकल जाता है, मैक्सिमम 10-20 पॉइंट लेकर निकल जाता है। तो लेकिन वो पूरा दिन रिग्रेट में स्पेंड करता है कि शायद अगर मैं होल्ड करता तो मेरा 3x 4x कुछ हो जाता, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन एग्जिट पॉइंट के लिए होता है। सबका एंट्री तो सब ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सपोर्ट देखता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता है, कोई ट्रेंड लाइन देखता है, तो सभी तो एंट्री ले जाते हैं, ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। लेकिन कौन सा वाला ट्रेड को स्टॉप लॉस में निकालना है, कौन सा वाला ट्रेड को बड़ा लंबा होल्ड करना है, और कौन सा वाला ट्रेड को छोटा सा प्रॉफिट निकालना है, तो ये ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये वो जो कंफ्यूजन होता है उसको कैसे हम क्लैरिफाई करें, उसको कैसे हम दूर करें थ्रू ऑप्शन चेन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन चेन होता क्या है। तो ऑप्शन चेन एक प्रोडक्ट होता है NSE का। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑप्शन चेन कुछ ऐसा दिखता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि कोई अगर ऑप्शन चेन के नाम पे कोई अगर ऑप्शन चेन का नाम सुनता है तो सबसे पहले वो घबरा जाता है, और इससे कुछ समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लोग ये वैल्यू को पढ़ के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मेरा तो दिमाग घूम जाता है तो इसको अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा इसको अगर हम बेहतर तरीके से समझना चाहें तो दैट वाज द रीज़न मैंने OIG ने एक प्लेटफॉर्म बनाया। तो ये प्लेटफॉर्म को आज हम देखेंगे कि कैसे डेटा की मदद से हम वो कन्फ्यूजन, एग्जिट का कन्फ्यूजन हम दूर कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम जाते हैं वो फेमस वो जो कंसोलिडेशन वाला दिन
19th ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो प्राइस देखिए 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, राइट। और एक डाउन ट्रेंड मार्केट में है, और दुनिया का कोई भी ट्रेडर ये कैंडल देखकर वो शॉर्ट करेगा, आई मीन वो बेरिश साइड का ट्रेड ले जाएगा, ठीक है। तो जब भी वो बेरिश साइड का ट्रेड लेता है तो ये सोचता है कि मार्केट और नीचे जाएगा, राइट। लेकिन अगर वो सिर्फ कैंडल्स देखता है, राइट। एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट वो मिस करता है, वो है ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन में वो डेटा उसको उतना क्लैरिटी के साथ दिखता नहीं है। तो दैट वाज द रीज़न हमने यहाँ पर बनाया है एक विजुअल ऑप्शन चेन। तो यहाँ पर मैं कुछ ऑन करता हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ओआई स्ट्रेंथ को जब हम ऑन करते हैं तो मुझे कुछ अलग पिक्चर नज़र आ रहा है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, और ये यहीं पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो शायद मार्केट इन दोनों के बीच हॉवर करेगा, कंसोलिडेशन में शायद बिताएगा। थोड़ा आगे जाते हैं तो ये पॉइंट पर अगर ये लाइन नहीं होता तो हर कोई सोचता कि प्राइस अभी ये गैप फिल करने चला जाएगा, देन नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो सिनेरियो अलग होता है। एक्चुअल में अलग होता है प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करना और डेटा के साथ ट्रेड करना, ऑप्शन चेन के साथ ट्रेड करना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो है रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, 100% स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 100% स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। रेड मीन्स बेयर डोमिनेटेड एरिया, ग्रीन मीन्स बुल डोमिनेटेड एरिया। सो विजुअली हमने बहुत क्रिस्टल क्लियर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर, ताकि रिटेल ट्रेडर आराम से वो ऑप्शन चेन इजीली यहाँ पर देख सके। तो उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट वी आर शोइंग अनदर डेटा पॉइंट, दैट इज that data point is based on Galton theory. Galton theory मैं कमेंट पे डाल दूंगा, वो Galton theory होता क्या है। तो जैसे कि देख पा रहे हो कि ये जो बार्स बन रहे हैं, तो मीनिंग ऑफ दिस बार इज बुल्स और रेड मीन्स बेयर्स, ठीक है। तो ग्रीन मीन्स बायर्स, रेड मीन्स सेलर्स। सो बायर कहाँ पर एक्टिव है, सेलर कहाँ पर एक्टिव है। तो थोड़ा सा हम अगर आगे जाएंगे तो देखिए मैक्सिमम बायर यहीं तक ही एक्टिव है और मैक्सिमम सबसे बड़ा सेलर यहीं पर ही एक्टिव है। इसके नीचे कोई भी सेलर का इंटरेस्ट नहीं है और 24,000 के ऊपर कोई भी बायर का इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो दैट मीन्स ये तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी मुझे दिख रहा था और ये तो सपोर्ट मुझे दिख रहा है। दैट मीन्स आइडियली मार्केट को कंसोलिडेशन करना चाहिए। तो ये वाला थोड़ा सिनेरियो थोड़ा ध्यान से आप नोटिस करो, बाद में दोबारा वो जो ब्रेकआउट वाला सिनेरियो हम देखेंगे। तो एंड ऑफ द डे जैसे हम आगे जाते हैं तो धीरे धीरे करके वो डेटा आई मीन बहुत क्लियरली मुझे पता चलता है कि ये दिन स्ट्रैडल बनाने का दिन है, राइट। तो एक ही दिन में मार्केट पूरा एंड हो गया, राइट। तो उसके बाद तो जिसको जोड़ी बेचना बोलते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट सिनेरियो टू सेल ए शॉर्ट, टू क्रिएट ए शॉर्ट स्ट्रैडल, जहाँ पर ऑप्शन सेलर पैसा बनाते हैं और कोई भी ऑप्शन बायर हो, इस दिन से आपको दूर रहना है, ठीक है। और वो एग्जाम्पल दिखाते हैं, जो ब्रेकआउट वाला एग्जाम्पल दिखाते हैं, वो सितंबर 12 वाला एग्जाम्पल था। तो अभी थोड़ा आगे कर देता हूं मैं, वो कैसे ब्रेकआउट हुआ था वो मैं दिखाता हूं। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट होने से पहले एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद वो जो बायर और सेलर का जो डोमिनेंस है क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ऑल्दो ये सेलर एरिया है और ये बाइंग एरिया है, राइट। तो प्राइस अभी बाइंग एरिया के ऊपर हॉवर कर रहा है और जो रेजिस्टेंस दे रहा है वो वीक है, दैट मीन्स वो वीक हो चुका है। लेकिन बायर्स कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को आज, कंप्लीटली टिल 25,200 तक बायर्स एकदम आई मीन वो स्ट्रॉन्ग बायर्स भरे हैं पूरा, जो कि मार्केट को उनके अंदर इतना ताकत है, इतनी पावर है, वो मार्केट को 25,200 तक ले जाना चाहते हैं, ले सकते हैं वो। तो अभी देखेंगे कि ब्रेकआउट कैसे आया, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो अभी कुछ लोग ये सोचेंगे कि अभी तो एक जैसे कि ये वाला नीचे आया था, अभी ऊपर चला गया और नीचे नहीं आ सकता शायद, राइट। तो लेकिन एक्चुअल में ये ब्रेकआउट जिसने किया है, जो बायर ने किया है, वो उसका जो पावर है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो 25,300, 25,250, 25,200, तो ये वाले दिन को आप
10-20 पॉइंट लेकर निकलना नहीं है, इस दिन आपको पूरा होल्ड करना है। चलिए देखते हैं, अगर आपने एक ट्रेड लिया होता तो आपका कितना प्रॉफिट बनता। ठीक है, तो मैं लेता हूँ 100 लॉट्स लेता हूँ, 100 लॉट्स लेता हूँ और OTM का कॉल बाय करता हूँ। तो मुझे मार्जिन सिर्फ 19,000 का लगा। 19,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया इस ट्रेड में, और जैसे ही ब्रेकआउट आ गया तो मैं पूरा होल्ड कर सकता हूँ 25,300 तक। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो नया टारगेट मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और एंड ऑफ द डे हमने कितना प्रॉफिट बनाया? 12 लाख रुपए। सो ये सिनेरियो बहुत कम होता है, रेयरली आता है। जैसे कि हमने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया लेकिन प्रॉफिट हमारा 12 लाख रुपए का हो गया। तो जिसने भी ये कंसोलिडेशन या फिर ब्रेकआउट देखा होगा, तो वो बायर, वो रिटेलर, वो ऑप्शन बायर, वो रिटेलर हर एक ब्रेकआउट को ट्रेड करने की कोशिश करेगा। लेकिन डेटा के मदद से मैं आपको आज मैंने आपको दिखा दिया कि आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन सा ब्रेकआउट होने वाला है और कौन सा ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और कौन सा ब्रेकआउट फेक है, वो एक ही रेंज में फंसा रहेगा। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जांपल। और एक एग्जांपल देखते हैं, जो फेक ब्रेकआउट का एग्जांपल देखते हैं। तो पहले वो फेक वाला देखते हैं, 29 जुलाई को हुआ था वो। तो 29 जुलाई को अगेन मैं वो लेवल सब ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, सबसे ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं ऊपर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कोई भी ट्रेडर वो बाय साइड लेने की सोचेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट दिखता है। ठीक है, लेकिन जब मैं वो उस लेवल्स को ऑन करता हूँ, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज ए सेलर डोमिनेटेड एरिया। यहाँ से रिजेक्शन कुछ मिलता है तो मैं सेल करने की सोचूंगा, ना कि बाय करूंगा। ठीक है, यहाँ पर रिजेक्शन आ गया तो नाउ लुक एट द रिजेक्शन। वो कहाँ पर आके रुकेगा? नेक्स्ट सपोर्ट तक। नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर आके रुक गया वो, राइट। तो और एक वो वन साइडेड मूवमेंट का देखते हैं अभी। तो कैसे वो वन साइडेड मूवमेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सिमिलर सिचुएशन, मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, राइट। तो ऊपर की तरफ मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट जैसे हुआ तो ये आपको लगेगा कि ये रेजिस्टेंस है। यस, यू आर वेरी राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस इज नाउ 84%। जैसे हम धीरे धीरे आगे जाते हैं वो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो रहा है। नाउ इट इज 79%, नाउ इट इज 77% विथ अ साइन कॉल्ड W। W मीन्स वीक। दैट मीन्स ये जो सेलर जो बैठा था यहाँ पर, जो मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहा था, तो वो उसका जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो रहा है यहाँ पर, राइट। अभी मार्केट के अंदर पोटेंशियल है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। कहाँ पर जा सकता है वो गैल्टन बार्स हमें बताएंगे। और ये जो बार्स हमें दिखा रहे हैं कि मार्केट ये जो ब्रेकआउट जिसने भी किया है वो 24,000 तक सस्टेन कर सकता है। ये ब्रेकआउट 24,000 तक जा सकता है। तो जैसे हम आगे जाते हैं तो 24,000 और मुझे 24,000 अभी नया टारगेट मुझे दिख रहा है कि 24,100 तक जा सकता है। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं, तो ट्रेंड लाइन वाले यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं, और ये जो प्राइस एक्शन वाले हैं उनको लगेगा कि ये इम्बैलेंस है, सप्लाई जोन है, लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया मार्केट ने अभी, और अभी ये नीचे तो आना ही आना है मार्केट को, राइट। लेकिन दे मिस एन इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट, दैट इज ऑप्शन चेन, दैट इज गैल्टन बार्स, जो कि आपको एक रियल में बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो दिखाता है। तो ये जो ब्रेकआउट जैसे हुआ तो एक सेकंड, वो ब्रेकआउट तक वेट करते हैं। ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो जैसे ब्रेकआउट हुआ तो सब जो सेलर्स भाग गए, जो भी सेल कर रहे थे वो भाग गए, राइट। और एक्टिव कौन है? बायर्स। मार्केट कहाँ जाएगा? 24,200 जाएगा, 24,300 तक जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ये ब्रेकआउट यहाँ तक सस्टेन करेगा। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हर एक रेजिस्टेंस वीक होके ग्रीन होता जा रहा है, ठीक है। वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है।
राइट। तो ये होता है डेटा के साथ अगर आप ट्रेड करोगे, दैट इज द एडवांटेज। और एक सिनेरियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये जो रेड कलर का लाइन था यहाँ पर, ये जो 62% था, वो ग्रीन में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स ये बायर एरिया बन गया, राइट। तो अगर ये बायर एरिया बन गया तो कभी प्राइस जब रिट्रेस होता है तो कभी कभी पूरा नीचे आ जाता है, डीप रिट्रेसमेंट करता है, कभी कभी थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर चला जाता है। तो आज कहाँ तक रिट्रेस करेगा? यहाँ तक रिट्रेस करेगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा वो, राइट। तो क्योंकि ये ऑलरेडी सपोर्ट बन चुका है, राइट। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा, मैक्सिमम यहाँ तक आएगा, उसके नीचे प्राइस नहीं आएगा और आज। तो दिस इज द एडवांटेज टू ट्रेड विद डेटा। सो आज हमने और बाकी और 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं। रिसेंट वाला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आई थिंक आज हुआ था 12 मई को। तो ये वाला दिन कुछ न्यूज़ आया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ अनाउंस उन्होंने किया था। सो दैट वाज द रीज़न मार्केट ने गैप डाउन ओपन होके नीचे आ रहा था, राइट। सो ट्रेंड वाज आल्सो नेगेटिव। तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट एरिया पहले से आपको दिख रहा है, लेकिन फाइनल कॉन्फर्मेशन हमें कब मिलेगा? तो ऐसा भी होता है कि प्राइस ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो तो कॉन्फर्मेशन कब मुझे मिलेगा? तो जब हम धीरे धीरे आगे जाते हैं तो सेकंड कैंडल के बाद, 2 कैंडल्स के बाद मुझे पता लगता है कि यहाँ पर बेयर्स का, सेलर्स का डोमिनेशन है आज मार्केट में, ठीक है। तो जो भी बायर हैं वो छोटे छोटे बायर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? सेलर है। तो 2 कैंडल के बाद मुझे ये क्लैरिटी मिल जाता है कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन है तो ये सपोर्ट। सो पहले इसको टूटने देते हैं, राइट। ये सपोर्ट अभी रेड में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स ये अभी सेलर डोमिनेटेड एरिया है। तो मार्केट अभी कहाँ जाएगा? सबसे पहले 23,600 जाएगा, राइट। सो अभी 23,600 मुझे दिख रहा है, राइट। तो अभी जैसे जैसे हम थोड़ा आगे जा रहे हैं मुझे नया टारगेट दिख रहा है। अभी 23,500 मुझे दिख रहा है टारगेट, क्योंकि सबसे बड़ा गैल्टन बार यहीं पर है, राइट। सो आराम से मार्केट, आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको ईजिली आप ये ऑप्शन चेन को, विजुअल ऑप्शन चेन को देखकर आप ईजिली ट्रेड का डायरेक्शन, मार्केट का ट्रेंड, रेंज और टारगेट ईजिली कुछ हद तक फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो आराम से मार्केट 23,500 तक चला गया। तो जैसे 500 तक चला गया, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अगेन डोमिनेशन बेयर्स का, स्टिल बेयर्स का डोमिनेशन है अभी, सेलर का डोमिनेशन है। तो यहाँ तक बड़ा बार मुझे यहाँ पर दिख रहा है 23,450, तो 450 तक आने वाला है, 450 आ गया। और बड़ा बार मुझे अभी कहाँ पर दिख रहा है? 23,400 पे दिख रहा है। देखते हैं 400 आता है कि नहीं। 400 भी आ गया, राइट। तो ये वाला जो मूव था ये आउट ऑफ सिलेबस था, इसको होना नहीं चाहिए था एज पर डेटा अगेन, लेकिन वो यू टर्न मार के यहाँ पर क्लोज हो गया। सो दिस इज द लॉजिक, दिस इज द एडवांटेज टू ट्रेड विथ डेटा। अभी और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप अभी आप सोच रहे होगे कि ये इलेक्शन के दिन कैसे काम करता है, न्यूज़ वाले दिन कैसे काम करता है। तो अभी और बहुत एग्जाम्पल देखेंगे, 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे। वो फेमस फॉल ऑफ जून 4 तारीख को जो हुआ था, और उसके बाद वो जो इंडिया पाकिस्तान वॉर का सिनेरियो देखेंगे, तो कैसे वो गैप अप ओपन हुआ था, और 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे। सो अभी चलते हैं कुछ और डेट्स पर, न्यूज़ और इवेंट्स डेज पर, ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये डेटा सिर्फ नॉर्मल दिनों में काम करता है और न्यूज़ दिन में शायद काम नहीं करेगा। सो देखते हैं डेटा के हेल्प से हम न्यूज़ वाले दिन भी मार्केट को रीड कर सकते हैं कि नहीं। सो ये जून 4 तारीख है, फेमस फॉल ऑफ जून 4th। तो जहाँ पर सबने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ऊपर रॉकेट हो जाएगा, राइट। सो पहले ही कैंडल में वो जो लेवल्स ऑटोमेटिकली ये प्लेटफॉर्म में बन के आ जाता है, वो दिखा रहा है कि ये रेजिस्टेंस है, राइट, विथ स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन ऑफ बेयर्स और सेलर्स, राइट। और गैल्टन बार्स क्या कह रहा है कि 22,500 तक मार्केट जाना चाहिए। सबसे लंबा रेड बार यहीं पर है, राइट, लेकिन ऊपर कुछ ग्रीन बार ज़्यादा खास नहीं है। सबसे लंबा रेड बार यहीं पर है और मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। तो आराम से मार्केट को अभी 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट जाना चाहिए, ठीक है। आ गया मार्केट 22,500 पर। अभी देखते हैं और कितना तक जा सकता है।
जैसे ये थोड़ा सा नीचे आने के लिए कोशिश मार्केट करता है, तो उसके बाद हमें 22,000 पर सबसे लंबा बार हमें दिखने लगता है, ठीक है। तो दैट मीन्स एज पर गैल्टन बार्स मुझे 22,000 तक मार्केट जा सकता है, राइट। आ गया मार्केट एग्जैक्टली 22,000 पर, वहीं से ही रिजेक्शन मार्केट लिया थोड़ा सा, आई मीन कुछ तो है इसमें डेटा में, इसलिए पिन पॉइंट रिजेक्शन ऐसा आ रहा है, राइट। तो अभी और नीचे जाएगा मार्केट, 21,500 दिखा रहा है, तो 21,500 तक भी जाएगा। तो धीरे धीरे करके मार्केट सभी टारगेट फिल कर देता है, राइट। अभी उसके बाद वाले दिन देखते हैं क्या होता है, 5 तारीख को जो मार्केट ऊपर चला गया, राइट। सो अभी देखते हैं बाद जो अभी कहाँ जाएगा मार्केट। नीचे छोटा सा बार है 21,500 में, और सबसे बड़ा बार कौन सा है, 22,000 में, ठीक है। दैट मीन्स बुल्स दिस ये जो 5th of June था, दिस इज अ बुल डोमिनेटेड दिन है वो। और अगेन वही सेम 22,000 पर डोमिनेशन है बुल्स का। और जैसे मार्केट ब्रेकआउट हुआ, तो अभी मुझे दिख रहा है कि 22,500 में सम बायर इज गेटिंग एक्टिव। यहाँ पर कुछ एक बायर बैठा है जो कि ये वाला ब्रेकआउट कर रहा है, राइट। तो जैसे हम धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं तो वो एक्टिव होता जाता है, राइट। तो ये ब्रेकआउट पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, देखिए मार्केट अभी ऊपर ये डे हाई को जस्ट ब्रेक ही किया है, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन वाले क्या सोचेंगे, दिस इज अ सप्लाई एरिया, राइट। लेकिन एक्चुअल में नो, दिस इज अ बाइंग डे। ये आज आपको बाइंग करनी है, क्योंकि मैक्सिमम बायर्स का डोमिनेशन है आज के दिन, राइट। तो एक एंड कर देते हैं, ये 22,500 को आप नोटिस करो, एंड कर देते हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट 22,500 तक चला आया, और उसके बाद क्या होगा, 23,000। तो आप खुद जाकर चेक कर लो मार्केट 23,000 तक गया था कि नहीं गया था, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग विद डेटा। सो और एक फेमस दिन दिखाते हैं आपको, वो जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। और वो हुआ था 9th of May को हुआ था, 8th of May को अनाउंस हुआ था, 9th of May को देखते हैं, राइट। तो अराउंड ये एक्सपायरी था, तो ये वाले पोर्शन पे वो न्यूज़ आया था, इसलिए मार्केट वो नीचे आ गया। तो अगले दिन एज एक्सपेक्टेड गैप डाउन ओपन हो गया। तो सभी को लगेगा, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को ये लगेगा कि मार्केट आज और नीचे जाएगा, लेकिन ये डेटा पॉइंट दिखा रहा है कि दिस इज ए बाइंग एरिया, राइट। दिस इज ए बाइंग एरिया, दिस इज नॉट ए सेलिंग पॉइंट। एक भी पॉइंट पर ये ये जो सपोर्ट एरिया है ये ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। वहीं से ही बार बार रिपीटेडली रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। तो एंड कर देते हैं। तो मार्केट, जिसको भी लगता था कि आज मार्केट पूरा, निफ्टी, मैंने पढ़ा था कहीं, एक न्यूज़ चैनल पे ये आया था कि निफ्टी आज जाएगा पाताल में। तो निफ्टी आज पाताल में नहीं जाएगा, क्योंकि निफ्टी में सपोर्ट है आज। तो एंड ऑफ द डे देखते हैं निफ्टी अगले दिन क्या करेगा, राइट। सो अगले दिन का गैल्टन बार मुझे नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सम बुल, कोई भी किसी को 24,500 पर एक बार मुझे एक्टिव नज़र आ रहा है, राइट। तो स्टिल दिस इज बेयर डोमिनेशन यहाँ पर है, लेकिन समवन इज गेटिंग एक्टिव एट 24,500। तो देखते हैं अगले दिन क्या हुआ, 12 तारीख को देखते हैं क्या हुआ। एग्जैक्टली मार्केट 24,500 में ओपन होता है। दैट मीन्स सम बुल, किसी को तो पता था, एग्जैक्टली जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, तो आई थिंक वो अराउंड 500 पॉइंट का गैप अप हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद ये सपोर्ट जोन बन गया, और ज़्यादातर लोग ये भी सोचेंगे कि अभी वो गैप फिल करने नीचे आएगा और कितना ही ऊपर जाएगा, राइट। सो लेकिन ये ऑलरेडी बुल्स का डोमिनेशन यहाँ पर आ गया है मार्केट में, बायर्स का डोमिनेशन आ गया है, कोई भी सेलर नहीं बचा है। ये जो छोटे मोटे बार्स आप देख रहे हो, ये रिटेलर्स के हैं, राइट। सो अभी मार्केट कहाँ जाएगा, सबसे बड़ा बार 25,000 में मुझे दिख रहा है। तो जिस तरफ लंबा बार, हमें उस तरफ जाना है, राइट। सो आपको एक भी बार, एक बार भी सेलिंग के साइड सोचना नहीं चाहिए। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा, राइट। सो अभी बार्स ऊपर भी बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बार नीचे बन रहा है, 24,500 में सबसे बड़ा बार है। तो अगले ये एक्सपायरी पर देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्टली वहीं से आराम से धीरे धीरे करके मार्केट 24,500 तक
आ गया यहाँ पर, ठीक है, 24,500 पर आ गया। तो जैसा कि हमने एंटिसिपेट किया था एज पर डेटा कि आना चाहिए, तो ऑलमोस्ट वो आ गया, राइट। उसके बाद क्या होगा देखते हैं। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं, आई मीन 10 बजे देखते हैं, ठीक है। ये ब्रेकआउट जो हुआ, ये क्यों हुआ देखते हैं। अभी देखिए ब्रेकआउट हुआ नहीं है, सो ये प्राइस अभी एक कंसोलिडेशन रेंज में घूम रहा है। ये बाइंग एरिया है हमारा, राइट, ऑटोमेटिकली प्लॉट हो गया आ जाता है बाइंग एरिया विथ 100% स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव एट दिस लेवल विथ अ जोन, ठीक है। और बेयर्स, आई मीन वो जो सेलर जो कि मार्केट को नीचे लाना चाहते हैं, वो है क्या मार्केट में, ये सब रिटेलर वाले हैं। ये जो छोटे छोटे बार रिटेलर्स के होते हैं। सबसे बड़ा बार 25,000 में है, सबसे बड़ा बार 24,600 में है, ठीक है। तो अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि लोग स्ट्रैडल चार्ट को देखकर ब्रेकआउट का पता लगाते हैं कि स्ट्रैडल में अगर ब्रेकआउट हो गया तो वो उसको गामा ब्लास्ट बोलते हैं, राइट। लेकिन हमें गामा ब्लास्ट से पहले वी कैन एंटिसिपेट, डेटा को देखकर हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि किस तरफ ब्रेकआउट हो सकता है और वो ब्रेकआउट कहाँ तक सस्टेन हो सकता है। ये ब्रेकआउट हो गया आपका, राइट। तो ब्रेकआउट अच्छे से ब्रेकआउट यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन बायर घबरा के 10 पॉइंट लेकर निकल जाता है। यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, बट ये आपको यहाँ तक जाएगा 25,000, दिस इज द टारगेट, ठीक है। तो एज पर डेटा तो ये दिखाता है कि 25,000 आराम से मार्केट चला आया, राइट। तो यहीं पर भी आप ले सकते हो, रिट्रेसमेंट पर भी वेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको अभी लग रहा होगा मैं पुराना वाला डेट दिखा रहा हूँ, अभी वो रिसेंट एग्जाम्पल दिखाते हैं बजट का। बजट जून, आई मीन February 1 को हुआ था। द डेटा वॉज नॉट अवेलेबल टिल 11:15 तक, तो मैं 12 बजे से आपको दिखाता हूँ। तो ये जो ब्रेकआउट नीचे की तरफ जो आया, ठीक है, क्या ऊपर की तरफ कोई लंबा गैल्टन बार आपको दिख रहा है, बुल्स कोई बायर दिख रहा है? ऑब्वियसली नहीं, सब छोटे छोटे बार से। सबसे बड़ा बार 25,300 में है, रेड कलर का 25,200 में है और 25,000 में। दैट मीन्स देयर आर चांसेस कि ये जो ब्रेकडाउन जिसने किया है, जो कि एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस जोन से निकल के आ रहा है, और ये जो सपोर्ट है ये वीक हो चुका है और कोई सपोर्ट देने वाला इसको है नहीं, तो ये रोड आपको पूरा क्लियर दिखता है। ये विजुअल ऑप्शन चेन का खासियत है कि आपको वो रोड पूरा क्रिस्टल क्लियर दिखता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं आएगा कि नहीं। तो जैसे जैसे मार्केट आता है ये बार मुझे और एश्योरेंस देता है कि नीचे आएगा, राइट। तो नीचे आ गया, तो जैसे वो 25,000 रीच करता है, 25,000 यहाँ पर रीच करता है, तो मुझे और एक बार मुझे नज़र आ रहा है 24,800 का। तो देखते हैं 24,800 भी आ गया, राइट। तो ये बार 24,500 में बार बन रहा था, तो अगले दिन 24,500 से ही मार्केट रिवर्स हो के ऊपर चला गया था, आपको पता होगा, राइट। सो अभी और एक दिन देखते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बहुत अच्छा रिवर्सल हुआ था 16 मार्च को, रिसेंट वाला दिन था। तो गैल्टन बार से समझते हैं कि रिवर्सल कैसा होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस जोन है, राइट। तो मार्केट यहाँ से गैल्टन बार के हिसाब से 23,000 में सबसे रेड बार मुझे दिखा रहा है, लेकिन 23,000 के नीचे कुछ बार मुझे नज़र नहीं आ रहा है। दैट मीन्स लोगों का, और यहीं पर ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर कोई बैठा हुआ है, राइट। तो जैसे मार्केट नीचे आया, तो हमारा पहला जब रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पर टच करता है सपोर्ट एरिया से, ठीक है। टच करने के बाद हमारा ये फॉल हमने आइडेंटिफाई कर दिया। उसके बाद सपोर्ट एरिया से, ट्रेडर को यहीं पर कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपने डाउनसाइड कुछ ट्रेड लिया है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए सपोर्ट में, राइट। अगर कोई ट्रेडर सपोर्ट से ले रहा है यहाँ पर, तो उसको कहाँ तक होल्ड करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट जैसे हुआ, ये जो रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ, तो लुक एट द डोमिनेशन ऑफ द बुल्स, डोमिनेशन ऑफ द बायर्स देखो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट के बाद aggressively they are building positions at 23,500, 23,400, 23,300, 200 सभी स्ट्राइक पर वो बायर्स भरे पड़े, ठीक है। तो मार्केट 23,500 तक जाने का पोटेंशियल रखता है, राइट। तो देखते हैं गया जाता है कि नहीं।
23,500 से पिन पॉइंट रिवर्सल आता है, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं, February 19th of February। तो एक अभी मैं सब बुलिश साइड ट्रेड दिखा रहा हूँ, अभी बेरिश साइड का आपको दिखा रहा हूँ, राइट। तो अभी एक बेरिश जोन से मार्केट नीचे जैसे आता है तो लोगों को लगेगा कि ज़्यादातर लोगों को लगेगा अभी गैप फिल हो गया है, अभी सब ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं, ऑलरेडी सपोर्ट वीक हो चुका है और सेलर का डोमिनेशन है इस मार्केट में, राइट। तो अभी नीचे आएगा मार्केट, तो नीचे कहाँ तक आएगा, ये सपोर्ट तक आना चाहिए, राइट, क्योंकि इसके नीचे कोई ये भी वीक हो चुका है। लेकिन यहाँ जब सपोर्ट के आसपास अप्रोच करता है तो ये सपोर्ट वीक होने लगता है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द डेटा। तो हमें दिख जाता है कि ये सपोर्ट वीक हो रहा है, वो टूट सकता है। तो जैसे वो टूटता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है और मार्केट और नीचे चला आता है, राइट। और गैल्टन बार मुझे बता रहा है कि मार्केट 25,500 तक आ सकता है, राइट। तो मार्केट धीरे धीरे करके 25,500 भी आ गया, राइट। तो उसके नेक्स्ट वाला दिन जो रिवर्सल आया था वो देखते हैं। तो यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पर एक बुल डोमिनेटेड एरिया है, बायर डोमिनेटेड जोन है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो प्राइस यहाँ पर 73% था, अभी हो गया 85%, अभी हो गया 93%। प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन द स्ट्रेंथ ऑफ द बायर्स आर गेटिंग इंक्रीज्ड, वो बढ़ रहा है स्ट्रेंथ, राइट। तो अभी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा मार्केट ऑब्वियसली, राइट। कहाँ तक जाएगा, 25,600 तक जाएगा, एंड कर देते हैं 25,600 तक ही गया, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग द चार्ट विथ डेटा। सो अगर आप चार्ट के साथ प्राइस एक्शन तो ऑलरेडी आप जानते हो, उसके साथ अब अगर ये डेटा पॉइंट अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी मिल जाता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये 100% एक्यूरेट है, इसमें भी थोड़ा बहुत गलतियाँ, वो भी एरर, स्कोप ऑफ एरर्स हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म 100% एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत कुछ हद तक क्लैरिटी आपको दे देता है, अच्छा खासा क्लैरिटी आपको दे देता है। और ये और एक खासियत है ये प्लेटफॉर्म का कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में कुछ इंडिकेटर्स, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स मल्टीपल टाइम फ्रेम में क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो भी दिखा देता है, राइट। तो ये सब बहुत इजी कर देता है ये प्लेटफॉर्म आपको। और किसी को भी, हमारे पास बहुत सालों का डेटा है, तो कोई भी यूज़र अगर किसी का लॉस हुआ हो किसी दिन, तो आप वो वाले डेट को मेंशन कर दो कमेंट पर, OIGNI और अलाइस ब्लू को टैग करके, एंड वी विल डू अनदर पॉडकास्ट, हम कर सकते हैं, अनदर सेशन कर सकते हैं, वो वाले दिन आपको दिखा सकते हैं, राइट। और अगर ये प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है, ये विजुअल ऑप्शन चेन आपको अच्छा लगता है, तो अलाइस ब्लू को आप बताओ कि वो इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म में यहाँ पर, राइट। आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा लॉस कब होता है ट्रेडर को, या चॉपी मार्केट में या डे मार्केट में? या सो लॉस दोनों मार्केट में होता है, लॉस में होता है और लॉस दोनों सिनेरियो में होता है। हाँ. चॉपी मार्केट में भी होता है, रेंज बाउंड डे में होता है, और ट्रेंडिंग मार्केट में भी होता है। ट्रेंडिंग मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, एक वन साइडेड मूवमेंट होता है, तभी भी लॉस होता है। मैं एक एग्जांपल लेके समझता हूँ, एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक चॉपी डे में सबसे ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि उसको डायरेक्शन, उसको लगता है कि हर एक कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है, राइट, ठीक है। लेकिन उसको ये क्लैरिटी नहीं मिलता है कि ऊपर कोई सेलर बैठा है, करेक्ट। और जब प्राइस नीचे आता है, वो सोचता है कि अभी लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया मार्केट ने, अभी नीचे अभी बहुत नीचे आएगा, अभी ये तो किस तरफ फट सकता है, ठीक है, करेक्ट। तो वो फिर नीचे का साइड ले लेता है। तो वो ऐसा करते करते कैपिटल पूरा खत्म हो जाता है उसका, ठीक है। इसको हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। हाँ। और जब मार्केट एक तरफा भागता है, या फिर ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, तब वो कैसे लॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मार्केट ने अभी 200 पॉइंट ऊपर चला गया मार्केट, राइट। हाँ। तो 200 पॉइंट जाने के बाद उनको एक फोमो आ जाता है कि शायद 200 पॉइंट चला गया और कितना ही जाएगा, अभी एक रिवर्स ट्रेड ले लेते हैं, राइट, क्योंकि उन्हें शार्प एंट्री चाहिए, टॉप और बॉटम पकड़ना है उन्हें, ठीक है। टॉप से वो सेल करते हैं, लेकिन मार्केट उनके अगेंस्ट जाता रहता है, ठीक है, और वो स्टॉप लॉस लेते नहीं है, करेक्ट, उनका लॉस होता है। और एक सिनेरियो है, वो ऊपर का साइड जाता है, प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद उनको लगता है कि और ऊपर जा सकता है, एक छोटे से 10 पॉइंट लेके निकल जाते हैं,
ठीक है, क्योंकि उनके पास वो डर है कि शायद वो रिवर्स ना हो जाए। 10 पॉइंट लेकर निकलने के बाद प्राइस और ऊपर जाता है, राइट, तब वो आई मीन ग्रीड थोड़ा बढ़ जाता है, करेक्ट, तब वो फिर से लेते हैं, बाय करते हैं, प्राइस वो रिट्रेस हो जाता है। जब प्राइस नीचे आता है तो उनको लगता है मैंने शायद गलत ट्रेड ले लिया, तो एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन प्राइस वहां से यू टर्न लेके ऊपर जाता है, फिर से बाय करते हैं, जब प्राइस रिट्रेस करता है तो फिर से सेल कर देते हैं। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कभी कभी ऐसा होता है, प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाता है, उनका पोजीशन सी लेते हैं वो, माने आई मीन अगर आप एफएनओ ट्रेड करते हो तो अगर आप फ्यूचर बाय करो या फिर कॉल बाय करो, बाय तो करते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो लॉस में रहते हैं। करेक्ट, सही डायरेक्शन पकड़ते हैं लेकिन एग्जिट उनका सही नहीं होता। मीन्स एंट्री के लिए परफेक्ट टाइम तो वो सिलेक्ट करते हैं, बट एग्जिट कहाँ करना है वो उनको पता नहीं होता है। जैसे कि एक कॉमन इशू है कि रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शंस, तो उसमें आपका क्या कहना है? रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस अगेन उसका एक रीजन है, रॉन्ग स्ट्राइक प्राइस लोग लेते हैं क्योंकि जब भी फॉर एग्जांपल कोई नया बंदा एक आता है, ट्रेडिंग करने आता है, राइट, तो वो मार्केट में एक आई मीन ऑलरेडी एक फैला हुआ है कि एफएनओ में लॉस होता है, ये फैक्ट है, 99% लोग लॉस करते हैं, इंट्राडे में लॉस करते हैं, तो ये मन में उसका होता है, ठीक है। तो अगर आप एफएनओ करते हो तो एक लॉट से वो शुरू करता है, उसे ट्राई तो करना है कि मुझे एफएनओ में करना है, क्योंकि एफएनओ में क्या होता है कि ट्रेडिंग में एक बटन से पैसा बनता है, ठीक है, तो वही माइंडसेट से वो आते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, बस देखना है हो रहा है कि नहीं। तो अगर आप ITM 2 या फिर ITM लेते हो या फिर ATM लेते हो, एक लॉट का आपको अप्रोक्सीमेटली लगेगा 10 से 15,000 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर आप फार OTM चले जाओगे तो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा 500 से 1000 रुपए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, तो मैंने ऑलरेडी सुना है कि लॉस होता है, कैपिटल खत्म हो जाता है, ठीक है, तो मैं 15,000 क्यों डालूं, तो मैं फार OTM लूंगा, फार OTM में मेरा तो अगर जाएगा तो 500,000 जाएगा, ये सोच के वो फार OTM लेते हैं, और लेकिन फार OTM ही ऑप्शन सेलर बेच के बैठे होते हैं, करेक्ट, उसका 99.9% चांस है वो 2-3 रुपए के प्रीमियम जीरो होते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो मींस कहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, कहाँ नहीं करना है, ये तो फर्स्ट अंडरस्टैंड करना ही होगा ट्रेडर को। एक्चुअली एक चीज है, एक बिगनर है तो आपके हिसाब से वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, मीन्स उनको उतना ज्यादा डीपली नॉलेज भी नहीं है, बट आपको क्या लगता है उनके बारे में? हाँ, प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर उसके पास एक सही सिस्टम हो जो कि क्लियर हो, क्रिस्टल हो और उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो, और उनके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आई मीन लोग ऐसे भी हमारे पास आते हैं कि बोलते हैं कि सर हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है जो कि 60% एक्यूरेट है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि अगर 60% एक्यूरेट है तो और क्या चाहिए तुम्हें, करेक्ट, और वो बोलते ही नहीं हमने उसको रिफाइन करके 70% कर दिया है, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म यूज करके मुझे और थोड़ा बेहतर बनाना है। और क्या ही बेहतर बनाओगे, ऑलरेडी तुम्हारा जो सिस्टम यूज कर रहे हो या फिर जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो 70% एक्यूरेट है, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, आप उसी पे स्टिक करो। लोग ये सोचते हैं कि अगर एक स्ट्रैटेजी में यूज कर रहा हूँ उसमें 2-3 कॉन्फर्मेशन लेता हूँ तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। एक आई मीन हमारा भी एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं 1 2 3 स्ट्रैटेजी। उसमें होता क्या है कि पहला स्ट्रैटेजी, पहला रूल, 3 रूल उसमें है। तो पहला रूल है कि आप जिस तरफ ट्रेड ले रहे हो, फॉर एग्जांपल बाइंग की तरफ ऊपर की साइड ले रहे हो, तो आपके पीछे कोई बायर खड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड क्राइटेरिया है क्या आपके पास रेंज कितना है, टारगेट कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। और थर्ड क्राइटेरिया है कोई इंस्टीट्यूशन ऊपर बाइंग कर रहा है क्या, अगर कर रहा है दैट मींस वो वहां तक जाएगा। थर्ड कन्फर्मेशन, 3 कॉन्फर्मेशन होता है तब आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और लोग उसको और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, अगर इसके साथ मेरा सिस्टम मिला दो, अगर इसके साथ ये मिला दो तो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। लोग हमेशा एक्यूरेसी के पीछे ही भागते हैं, एक्चुअली वो रिस्क टू रिवॉर्ड के पीछे नहीं भागते, डिसिप्लिन नहीं है वो। तो रिटेलर प्रॉफिटेबल बन सकता है एक ही चीज से, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, करेक्ट। एंड जो ट्रेडिंग है अभी, ये सच में डिफिकल्ट है या लोगों ने अननेसेसरी उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है? नहीं, ट्रेडिंग एक्चुअली मेरा मानना है कि बहुत सिंपल है। ये लोगों का माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट है, लोग ही इसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। सिंपल क्यों
मैं बताता हूँ सिंपल क्यों। आपको लग रहा होगा कि मैं इतना सिंपल होता तो सभी प्रॉफिट बनाते। तो डिफिकल्ट अगर होता तो पेपर ट्रेडिंग में सभी प्रॉफिट, पेपर ट्रेडिंग में सभी लॉस करते हैं। करेक्ट। लेकिन पेपर ट्रेड जब करते हैं सब प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है। yes. जब रियल में आते हैं तो लॉस करते हैं। करेक्ट। ठीक है। तो इसमें लाइव और पेपर ट्रेड में एक ही डिफरेंस है, आपका दिमाग। ठीक है। तो आपका दिमाग ही कल्प्रिट होता है, yes. जो कि आपको लॉस करवाता है। करेक्ट। ठीक है। मींस इट्स डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी बेसिकली। या तो कॉम्प्लिकेट ट्रेड, एक फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेड लेते हो, वो लॉस में जाता है या फिर प्रॉफिट में जाता है। करेक्ट। लॉस में जाने के बाद आपको माइंड आपको बोलता है रुक जाने के लिए। प्रॉफिट में जाने के बाद भी आपको माइंड बोलना चाहिए रुक जाओ। ये माइंड ही कंट्रोल करता है आपको प्रॉफिट और लॉस के बीच में। ठीक है। वो कंट्रोल करना ही डिफिकल्ट है। आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के बाद भी रुकना है, एक लॉस के बाद भी रुकना है। अगर नहीं रुकोगे तो ट्रेडिंग डिफिकल्ट है। ओवर ट्रेड हो जाएगा और फिर लॉस हो जाएगा। फिर लोग ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं आपके हिसाब से? क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा चाहिए, रातों रात अमीर बनना है। और ओवर ट्रेडिंग लॉस में करते हैं, प्रॉफिट में भी करते हैं। कोई बंदा अगर लॉस करता है उसके बाद वो ओवर ट्रेड करता है वो लॉस को रिकवर करने के लिए। अगर कोई ट्रेडर प्रॉफिट भी करता है 5 मिनट में, फॉर एग्जांपल उसका 20% रिटर्न बन के आ गया, तो वो एक कैलकुलेशन बना देता है कि अगले हर 5 मिनट में और 20% और 10% वो बनाता जाएगा। ठीक है। करेक्ट। तो वो ओवर ट्रेडिंग सिर्फ लॉस से नहीं आता है। वो लॉस में भी ओवर ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट में भी ओवर ट्रेड करते हैं। आपको लगता है डेली ट्रेड करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो डेली ट्रेड करना मैं हाईली इज नॉट रिकमेंडेड। आपको सिर्फ महीने में 1-2 दिन चाहिए अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए। क्योंकि मार्केट महीने में 1-2 दिन ऐसा जाता है, बहुत तेजी से ऊपर जाता है या फिर बहुत तेजी से नीचे जाता है। एक ऑप्शन बायर के लिए वो गोल्डन मोमेंट होता है। अगर आप वो 2 दिन ठीक से समझ के ट्रेड कर लिया आपने, तो आप बाकी सारा दिन एंजॉय करो ना, बाकी सारा टाइम एंजॉय करो, पूरा महीना आप एंजॉय करो। और आपको ही पता है कि FNO में ये एक हाई रिवॉर्डिंग गेम है। और ये इतना रिवॉर्ड देता है, कोई भी सेगमेंट उतना रिवॉर्ड नहीं देता। और ये 1-2 दिन में भी आप 2x 3x भी बना सकते हो अगर अच्छा ट्रेड आपने पकड़ लिया तो। और बाकी पूरा 29 डेज आप एंजॉय करो। और लोग करते क्या है एक्चुअली, अगर किसी दिन पैसा 2x हो गया, डबल हो गया या फिर ट्रिपल हो गया, 3x हो गया, वो उन्हें हर दिन चाहिए। उन्हें रातों रात अंबानी बनना है। तो वो करते वो 2x को 0 पे ले जाते हैं। करेक्ट। फिर लॉस के बाद ये एक ट्रेडिंग रिवेंज ट्रिगर कैसे होता है? क्योंकि वो लॉस के बाद अपना ईगो को रिकवर करना चाहते हैं, ना कि वो लॉस को रिकवर करना चाहते हैं। ओके। जैसे कि अभी देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में लोग जल्दी एग्जिट होते हैं। करेक्ट। और लॉस में होल्ड करके रखते हैं। सो ये माइंडसेट को ब्रेक कैसे किया जाता है? ये माइंडसेट को ब्रेक हो सकता है अगर आप सही तरीके से, आपके पास एक सिस्टम हो, एक स्ट्रैटेजी हो। आप सिस्टम को चेंज ना करो, स्ट्रैटेजी को चेंज ना करो, आप उसको बहुत रिपीटेडली आप बैक टेस्ट करो। एक स्ट्रैटेजी को, एक ही सिस्टम को बैक टेस्ट करो बहुत ज्यादा। जितनी बार बैक टेस्ट करोगे, बैक टेस्ट को मैं बोलता हूँ नेट प्रैक्टिस। नेट प्रैक्टिस अगर जितना ज्यादा करोगे, पिच पे आप उतना ज्यादा खेल पाओगे। ठीक है। तो जितना बैक टेस्ट करोगे, कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा आएगा। कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा आएगा, आप लॉस को जल्दी काट सकते हो। होल्ड नहीं करोगे, क्योंकि आपको सिस्टम, आपके वो सिस्टम रूल आपको बोलेगा नहीं, ये इसको काटना ही आप। और जब भी कोई प्रॉफिट देखते हो, छोटा मोटा प्रॉफिट देखकर आप मत वो एग्जिट मत करो। क्योंकि सिस्टम आपको बोलेगा नहीं, यहाँ से यहाँ तक आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1:2 है या फिर 1:3 है और यहाँ तक जा सकता है। तो आप उसको वहां तक होल्ड करो। ओके। थोड़ा सा एक फास्ट मैं एक क्वेश्चंस पूछती हूँ आपको। जैसे कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी लोग डबल क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मार्केट ही गलत है। वो कभी गलत हो नहीं सकते, वो हमेशा सही है। फिर प्रॉफिट आते ही जल्दी एग्जिट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि प्रॉफिट से फियर होता है और लॉस में होप होता है। और स्ट्रैटेजी बार बार क्यों चेंज करते हैं?
क्योंकि उन्हें सिस्टम पर कॉन्फिडेंस नहीं है। लॉस के बाद और ट्रेडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वो उन्हें हमेशा प्रॉफिट चाहिए। ओके। और वो लॉस जब देखते हैं तो वो लॉस को चेज नहीं करते, वो अपने नेगेटिव एमटीएम को चेज कर रहे होते हैं। करेक्ट। हाँ, और पेशेंस क्यों नहीं रखते स्पेशली? क्योंकि सभी को बहुत क्विक मनी चाहिए, सभी Okay. ये माइंडसेट लेके आते हैं कि एक बटन क्लिक में पैसा बन जाता है। और हर एक मोमेंट कैच क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि हर एक कैंडल उनके लिए बना है, और अगर ये मुझसे छूट गया तो Correct. बहुत बड़ा प्रॉफिट चला जाएगा, Correct. मुझसे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। ओके। आफ्टर प्रॉफिट के बाद भी लॉस क्यों? क्योंकि प्रॉफिट के बाद लॉस, क्योंकि वो उन्हें, अगर वो प्रॉफिट देखते हैं तो उन्हें और प्रॉफिट चाहिए। वो दिमाग में कैलकुलेशन बिठा लेते हैं कि 1 घंटे में मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, इसको अगर मैं रिपीट कर दूं तो मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। उन्हें लंबोर्गिनी दिखने लगता है वो। ओके, तो फिर मार्केट को ब्लेम क्यों? वो हमेशा मार्केट को ब्लेम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमेशा सही है। और बहुत ईगो उनमें होता है। मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत ईगो उनमें होता है। ये बाद में बताऊंगा क्यों कैसे आता है वो ईगो। ओके, तो फिर एक ट्रेडर का सबसे बड़ा एनिमी कौन? उसका खुद का माइंडसेट, खुद का दिमाग ही सबसे बड़ा दुश्मन है एक ट्रेडर का। अगर उसको माइंड को उसने कंट्रोल कर लिया तो दुनिया भर का पैसा बना सकता है वो। ओके, आपके आंसर से ये तो क्लियर हो गया है, ये सब सारा गेम साइकोलॉजी पे ज्यादा डिपेंड होता है। सो एक क्विक रैपिड फायर जिसमें आपको एक ही सेंटेंस में आपको मींस आपके मन में जो आंसर आएगा वो आप दे सकते हो। 1 मिस्टेक किल्स ट्रेडर्स। ओवर ट्रेडिंग and over analysis equals to paralysis. Okay. 1 habit of profitable traders. Discipline. Okay. Tips group helpful या harmful? Badly harmful. Stop loss option या फिर mandatory? Definitely mandatory. 1 advice to every traders. Follow one system, follow discipline, control your mind. Okay, तो एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनने के लिए कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है? वो है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन है तो हर स्ट्रैटेजी आपका वर्क करेगा। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो 90% एक्यूरेसी वाला स्ट्रैटेजी भी आपका फेल हो जाएगा, आप लॉस में रहोगे। ओके, तो फिर OIGINI बनाने का कोर क्या है? देखिए, मैंने जब OIGINI बनाया उससे पहले मैंने अप्रोक्सीमेटली 100-200 लोगों से बात किया हुआ था। कि और एक ऑप्शन रिटेलर, एक ट्रेडर बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा होता है। तो वो जब एंटर करता है इस मार्केट में, वो अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए यहाँ पर एंटर करता है। उसको लगता है कि मैं अपना लाइफस्टाइल को सुधार सकता हूँ और फिनेंशियली फ्री हो सकता हूँ। इसी माइंडसेट से वो एंटर करता है। लेकिन उसके दोस्त है वो या फिर रिलेटिव्स हो, वो उसको डिस्करेज करते हैं कि FNO में लॉस होता है, यहाँ पर एंटर मत करो। लेकिन उसका ईगो बहुत है, ठीक है। तो उसको सबको प्रूफ करना होता है कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, ठीक है। क्योंकि उसने देखा है कि एक बटन क्लिक में भी पैसा बन सकता है, ठीक है। और वो प्रूव करने के चक्कर में वो प्रॉफिट भी करता है, लॉस भी करता है। और वो प्रॉफिट को फ्लॉन्ट करता है प्राउडली और लॉस को छुपाता है। क्यों छुपाता है? क्योंकि उन्हें प्रूव करना होता है, ठीक है। और वो बाहर से तो स्माइल कर रहा है लेकिन अंदर से रोता है। और रात जब सभी सो जाते हैं तब वो रोता है। वो अंदर ही अंदर टूटता जाता है। और कोई ट्रेडर कुछ होते हैं इतना टूट जाते हैं वो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो OIGINI एक मिशन है, क्लैरिटी लाने का, लोगों को कॉन्फिडेंस देने का, और लोगों को चीजें सिंप्लीफाई करके दिखाने का, और उनके डिसीजन मेकिंग को इजी बनाना। क्लैरिटी इन द सेंस कि आपको ये क्लैरिटी ट्रेड वाला क्लैरिटी नहीं, आपको क्लैरिटी 2 तरीके को हो सकते हैं। हम पहले बोलते हैं कि आप ट्रेडिंग करो या ना करो। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी बोला है कि ट्रेडिंग छोड़ दो, ट्रेडिंग तुमसे नहीं होगा। तो वो एक क्लैरिटी होता है, ठीक है। ऐसे भी लोग आते हैं कि 10,000 5,000 रुपए लेके आते हैं, सोचते हैं कि हम लखपति बन जाएंगे। वैसा नहीं होता है। हम उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके मुंह पे बोलते हैं
कि ट्रेडिंग छोड़ दो, नहीं तो खत्म हो जाओगे तुम। करेक्ट। ठीक है, और बाकी वो पता लग जाता है एक्चुअली कौन ट्रेडिंग कर सकता है कि कौन नहीं। बाकी जो कर सकते हैं तो उनको हम सही गाइडेंस देते हैं कि ऐसा करो। रिस्क हम पहले रिस्क दिखाते हैं, रिवॉर्ड नहीं दिखाते। पहले रिस्क दिखाओ, उनको बताओ कि इतना रिस्क है और रिवॉर्ड इतना है। क्या तुम इतना रिस्क लेने के लिए इतना रिस्क को अफोर्ड कर सकते हो? अगर हो हाँ, देन एंटर करो, अगर नहीं तो मत करो, छोड़ दो ट्रेडिंग, तुम्हारे लिए FNO नहीं है। नहीं तो तुम 99% कैटेगरी में आ जाओगे। तो OIG नहीं एक मिशन है मेरा जो, और एक रीजन है, मुझे ये इंडस्ट्री पूरा स्कैम से भरा हुआ है। टिप ग्रुप हो गया, फेक इन्फ्लुएंसर्स हो गए, मुझे उन्हीं को डिसरप्ट करना है। और जो यूट्यूब रैंडम यूट्यूब ज्ञानीज होते हैं, कुछ भी ज्ञान आके देके जाते हैं वो मुझे उन्हीं को डिसरप्ट करना है। लोगों को एक क्लैरिटी देना है और कोर्स सेलर्स को मुझे खत्म करना है। आजकल मार्केट में 5 लाख रुपए का कोर्स बिकता है, 3 लाख रुपए का कोर्स बिकता है। पहले क्या करते हैं, एक मेटा में एक ऐड चलाते हैं फनलिंग करने के लिए। 900 रुपए का एक ऐड चला दिया फ्री, 900 रुपए का एक वेबिनार कर लिया, उसमें एक कोर्स बेचा 5,000 रुपए का। फिर उसको अपसेल करके और कुछ दिखा के 1 लाख रुपए का बेचा, फिर उसको और कुछ दिखा के 5 लाख रुपए का बेचा। उनका बेचना कभी खत्म ही नहीं होता है, वो बेचते जाते हैं। और ये रिटेलर इंस्टीट्यूशन से ट्रैप होते हैं, मार्केट से ट्रैप होते हैं, इनसे भी ट्रैप होते हैं। तो मुझे वही ट्रैप से उन्हें निकालना है। ओके, सो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपको हर एक ट्रेडर को क्या मैसेज देना चाहते हो ये पॉडकास्ट के थ्रू? आप डिसिप्लिन से रहो, माइंड को कंट्रोल करो, पैसा को फॉलो मत करो। ऑटोमेटिकली ये दोनों चीज अगर आप कर लोगे, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पीछे भागेगा। करेक्ट, सिंपल। सो ये एपिसोड से मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर एक ट्रेडर को क्लैरिटी आई होगी कि मार्केट से ज्यादा खुद को समझना जरूरी है उनके लिए। राइट, आई होप कोई भी रिटेलर ये देख रहा है तो वो रिलेट कर पा रहा होगा। मैंने जो भी बातें अभी मैंने बताया, मैंने देखा है। आई मीन ऑलमोस्ट 100-150 लोगों से मैंने पर्सनली 1-to-1 मैंने बात किया है कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। एक बंदे को मैंने सुसाइड से बचाया है। तो वो सुसाइड पॉइंट पे आकर मुझे कॉल करता है कि आप ही मुझे बचा सकते हो। तो मेरा सबसे पहले तो मैं डर गया पहले तो मैंने उसको बोला कि पहले आ जाओ, तुम घर आ जाओ, घर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, तो उसको घर समझा बुझा के लेके आया। फिर कॉल पे बात हुई कि क्या करते हो क्या नहीं। तो उसने 5 लाख रुपए गवा दिया था उसने, तो लोन वोन लेके लॉस कर दिया था। उसके पास बचा था 10-15 हज़ार। 10-15 हज़ार से वो हमें बोलता है कि हमें रिकवर करना है। तो ये रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लोग जो बोलते हैं यूट्यूबर आके वो लाइफस्टाइल दिखा के, ये भी लोग बोलते हैं कि 5,000 से 10 लाख रुपए भी बना सकते हैं। ये होता नहीं है, रेयर टू द रेयरेस्ट सिनेरियो है। तो मुझे 2-3 दिन लग गए उसको समझाने में कि नहीं हो सकता है, ट्रेडिंग छोड़ दो, जाके कुछ नौकरी वोकरी करो, ये जो 5 लाख रुपए तुमने लोन लिया था वो कैसे भी करके चुकता कर दो। लाइफ इज बेटर विदाउट ट्रेडिंग। राइट, लोग ट्रेडिंग 2-3% लोग ही करते हैं, बाकी सब तो शांति से है ना। और जो 2-3% ट्रेड करते हैं उनमें से 99% तो वैसे ही अंदर से टूटे हुए हैं। तो पहले मैं डिस्करेज करता हूँ, रिस्क दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच सुब्रत जी फॉर जॉइनिंग अस, and thank you so much watching for us. See you in next episode. Thank you. Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.